औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व तहल्लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन आप लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ी थी इसकी, तो अब आप लोग जरा जल्दी से मुझे इसकी डेफिनेशन बताएंगे एक एक करके। अच्छा, मैंने कुछ सवालात ब्रेकिंग की डेफिनेशन दे दी है, स्किडिंग की डेफिनेशन दे दी है, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन बाद में सुन दो। कुछ सवालात रह गए थे कि ब्रेकिंग क्या होती है। द प्रोसेस इन विच द रोटेशनल एज वेल एज द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द टायर्स ऑफ कार इज रिड्यूस्ड टू इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग। स्किडिंग is the process in which the rotational motion of the tires of the car is reduced to zero, but translational motion is not zero. It's called skidding. It reduced to zero लगाना चाहिए हमें। So why skidding is dangerous? Skidding क्यों खतरनाक होती है? तो to stop a quickly moving car या to stop a car quickly, एक कार को जो कि मूव कर रही है बहुत जल्दी रोकने के लिए a large force of friction between the tires and the road is needed. एक बहुत बड़ी कुव्वत की जरूरत होती है टायर और रोड के दरमियान में। बट देयर इज ए लिमिट, लेकिन एक हद है टू दिस फोर्स। ये फोर्स एक हद तक ही लग सकती है। देयर इज लिमिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट द टायर्स कैन प्रोवाइड, जो कि टायर आपको दे सकते हैं। If the brakes are applied too strongly, अगर ब्रेक्स बहुत जबरदस्त तरीके से लगाई जाए, जोर से लगाई जाए, the wheels of the car will lock up. जो व्हील्स हैं वो लॉकअप हो जाएंगे, वो घूमना बंद कर देंगे। and the car will skid, और कार जो है उसके व्हील्स स्लाइड करना शुरू कर देंगे, घिसना शुरू कर देंगे, फिसलना शुरू कर देंगे। कार फिसलेगी ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम। इट विल लूज इट्स बिकॉज ऑफ स्किडिंग। अब स्किडिंग में दो सरफेसेस के दरमियान में कोई इंटरलॉक नहीं होता, तो कार को उस इंटरलॉक ना होने की वजह से अपना डायरेक्शनल कंट्रोल भी खो देती है। ठीक है, इट विल लूज इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल दैट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। टायर तो घूम ही रहे, तो आप टायर को बेशक ऐसे भी ट्रीट करें, वो घूमेगा तो कार उधर को जाएगी ना। नहीं बात समझ आएगी? टायर तो रोटेट ही नहीं कर रहे, आप बेशक स्टीयरिंग व्हील को घुमाते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, क्योंकि व्हील रोटेट करेगा तो कार मुड़ेगी ना। व्हील तो जैम है, आप बेशक यू रोटेट करेंगे कार उधर को चली जाएगी, व्हील तो जैम है, उधर को जाने नहीं देते। मैं क्या कह रहा हूं, स्किडिंग में कार के व्हील्स हैं उनको आप रोटेट कर सकते हैं पिछले व्हील्स को, बिल्कुल जी हो सकता है गाड़ी। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, पीछे वाले व्हील्स जो है वो ठीक है लॉकअप हो गए, तो गाड़ी मुड़ सकती है। डायरेक्शनल कंट्रोल तो आगे वाले व्हील्स में होता है ना, पीछे वाले में तो नहीं होता। देन यू कैन टर्न द कार, बट ब्रेक्स मैक्सिमम जो आप लगाते हैं वो आगे वाले टायर्स की होती है, पीछे वाले टायर्स की नहीं।
आपकी इत्तला के लिए, ठीक है। ये साइकिल नहीं है जिसकी बिजली ब्रेक लग गया, इट इज अ कार, ओके। हाउ टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग, तो हम स्किडिंग के चांस को किस तरह कम कर सकते हैं। तो टू रिड्यूस द चांस ऑफ skidding, it is advisable not to apply the brakes too hard that lock up the rolling of tires at high speed। जवाब मिल गया, समझ आ गया कि ये आपको बात काबिल मशवरा कि आप ब्रेक्स इतना जोर से ना लगाएं कि टायर जो है वो लॉकअप हो जाए। मोर ओवर, इससे भी बढ़कर इट इज अनसेफ टू ड्राइव द व्हीकल्स विद worn out tires and use the ABS system in my opinion। आपकी गाड़ी में ABS सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए जो गाड़ी के टायर्स उनको लॉकअप नहीं होने देगा। सो अब जी सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आप बच्चे मुझे बताने लगे थे, तो बात शुरू करते हैं। शाबाश जी। is known as circular motion। जी मैम। is called circular motion, as नहीं है जी। जी जनाब ज़ैनुल आबिदीन। Next. In a circular path is known as circular motion या is called circular motion। किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ में जो मोशन होती है हम उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर हो गया। सो डेफिनेशन जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन होगी जिसमें बॉडी की वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा। द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसा ये आपने एक पत्थर को बांधा हुआ रस्सी के साथ, नजर आ रहा है, हाँ, और आप घुमा रहे हैं। गाठी गाठी खेला ना कभी, खेलते नहीं खेलते? छोटे बच्चे कहते हैं मेरी डोर अच्छी है और वो कहते हैं नहीं मेरी डोर अच्छी है, तो फिर वो गाठी लगा के चेक करते हैं किसकी डोर अच्छी है। करते नहीं करते? और जब कट जाती है कहते देखा ना मेरी डोर पकी है, हैज प्रूव्ड। तो जनाब ये चलो कभी खेला नहीं खेला? कभी कभी पत्थर जब कटता है तो वो लग भी जाता है। तो ये जो पत्थर की एक सर्कुलर ट्रैक पे मोशन है, दिस इज द सर्कुलर मोशन। कभी बैठे हो इसमें? रोलर कोस्टर में बैठे हो नहीं बैठे? कौन को बैठा? हाजी मेरी तरह कर। हाँ भाई, इस रोलर कोस्टर को डिजाइन करने के लिए डॉक्टर्स और मैथमेटिशियंस दोनों से मशवरा करना पड़ता है। वो कैसे? फिर कभी भी दोनों। We come across many things in our daily life, हमारा सामना होता है या हमारा पाला पड़ता है many things, बहुत सारी चीजों से, in our daily life, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, ठीक है, that are moving along circular path, जो एक सर्कुलर पाथ के along मूव कर रही होती हैं। टेक ए स्मॉल स्टोन, एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए, टाइट उसे बांध दीजिए, एट वन एंड ऑफ इट, स्ट्रिंग एक रस्सी के एक सिरे के साथ, एंड कीप द अदर एंड, दूसरा सिरा रखिए आप द स्ट्रिंग रस्सी का इन योर हैंड, अपने हाथ में, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल 3.24 में आपको दिखाया गया। न रोटेट द स्टोन, अब पत्थर को घुमाइए, होल्डिंग द स्ट्रिंग, रस्सी को पकड़कर, ठीक है। द स्टोन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, the motion of the stone will be called circular motion. Similarly, the motion of moon around the earth is in a circular track, so therefore it is a circular motion. The motion of an object in a circular path is known as circular motion. जनाब सवाल है बहुत बड़ा। आप जब कभी भी किसी चीज को फेंकते हैं
तो क्या वो सर्कल में मूव करती है? सीधी मूव करती हुई बॉडी जो है, अगर आपने इसको सर्कल में मूव करवाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई बंदा सीधा भाग के जा रहा हो, आप उसका हाथ पकड़ के इधर को खींच लें तो किस में घूमेगा? तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पर मूव करवाने के लिए आपको उसकी मोशन के साथ कितने डिग्री का, 90 डिग्री, ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो ये फोर्स सिर्फ ये अगर 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा था, सुन रहे हो? तो अब भी ये 20 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और डायरेक्शन क्या होगी? हर पॉइंट पर चेंज होगी। जिस पॉइंट पर आपने ये रस्सी छोड़ दी, ये वहां से क्या करेगा? सीधी लाइन उस पॉइंट, उस रेडियस के साथ कितने डिग्री का? सीधी लाइन में निकल जाएगा। और ऐसी लाइन जो किसी भी पॉइंट पर रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम कहते हैं कौन सी लाइन? उसे हम टेंजेंट लाइन, इसे हम मास कहते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली एक फोर्स, धागा आप बांध के जब मूव करते हैं तो मुसलसल आपको धागा अंदर की तरफ खींचना पड़ता है। आपको हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी पड़ती है, इसलिए इसकी वेलोसिटी मुसलसल। अब वेलोसिटी में ये चेंज उसके मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं है, किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? यहाँ पे देखो उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड है, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज है, तो वो फोर्स जो मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के लगती है, वो फोर्स मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती। क्या चेंज करती है? हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करती है। ठीक है, और वो फोर्स जो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगी और उसका सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवाएगी, उस फोर्स को हम नाम देते हैं किसका? सेंट्रीपिटल। सेंट्री का मतलब ये होता है सेंटर, और पीटल का मतलब होता है सीकिंग। सीकिंग का मतलब ये होता है तलाश करना, ढूंढना, खोज लगाना। इसे पीटल का मतलब लविंग भी होता है। नहीं समझा? सेंटर से प्यार करने वाली फोर्स, सेंटर लविंग फोर्स, वो फोर्स जो आपको किसी सेंटर के गिर्द घुमाए, किसी एक मरकज के गिर्द घुमाए, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। पूछोगे तो ज्यादा बताऊं? ओके, तो सेंटर सीकिंग फोर्स, इसे उर्दू में कहते हैं, चलो और बता देता हूं, इसे कहते हैं मरकज। किधर गया? चल भाई चल, इसे उर्दू में कहते हैं मरकज मायल कुव्वत। किसी चीज को मायल करना, कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग करना, ब्रेन वॉशिंग करना, किसी का ब्रेन धो देना। तो मैं तो भाई ब्रेन वॉशर हूँ। सोचो यार, फिर थोड़ा सा लॉजिकली थिंक करो कि चीजें कैसे ऑपरेट हो रही हैं। सो देखो, मरकज माइल कुव्वत, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को मरकज की तरफ माइल करने वाली कुव्वत, ये वो कुव्वत है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को एक मरकज के गिर्द माइल करेगी, उसके गिर्द घुमाएगी, मुसलसल माइल करती है तरह मरकज मुसलसल। नहीं समझ आया? आ गया या आ रही है? आ और शाबाश, समझ आई है? पता नहीं क्या समझ आई है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझ आ गया सबको? तो कंसीडर ए बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। इस बॉडी को देख रहे हो? नहीं, इसको। अच्छा जी, ए बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव इन ए
कौन सा ला कहता है? कौन सा ला कहता है? हर जिस्म चाहता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। हर बॉडी की टेंडेंसी होती है वो किस में मूव करे? स्ट्रेट लाइन में मूव करे। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया कहता है कि बॉडी की मोशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि स्ट्रेट पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे, वेलोसिटी चेंज ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड। ये दिक्कत ऑफ इनर्शिया, सुन रहे हो? आगे मैंने लिखा भी, मतलब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते तो पता चल जाता। ये बॉडी हैज अ टेंडेंसी, एक जिस्म में टेंडेंसी होती है, रुझान होता है, खूबी होती है, कोशिश होती है टू मूव, कि वो मूव करे इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधे रास्ते पे, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, अपने इनर्शिया की वजह से। देन व्हाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल? फिर एक जिस्म सर्कल में क्यों मूव करता है? जो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है किसमें मूव करे, तो फिर वो सर्कल में क्यों मूव करती है, कैसे मूव करती है? तो फर्स्ट लॉ ये कहता है फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स लगेगी ना। मैग्नीट्यूड चेंज करना हो तो या तो डायरेक्शन के सिम में फोर्स लगाओ या उसके, याद है ना मैंने कहा था अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगाओ तो वेलोसिटी चेंज क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, डायरेक्शन चेंज। अगर अपोजिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा और ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब अगर फोर्स मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के लगा दी तो मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बॉडी सर्कल में मूव करेगी। बेटा मैंने सेकंड चैप्टर में ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा दिया, आज पढ़ लो। तो द स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड, वो रस्सी जिसके साथ आपने जिस्म को बांधा हुआ, सुन रहे हो? कीप्स इट से मुराद को ना उस स्टोन को या बॉडी को, टू मूव इन अ सर्कल, वो रस्सी उसको सर्कल में रखती है, ऐसा ही है। बाय पुलिंग द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, उस जिस्म को खींच कर किसकी तरफ, मरकज की तरफ, ठीक है। द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। अब याद है जो स्ट्रिंग है वो बॉडी को पुल करती है उसकी वेलोसिटी के साथ कितने डिग्री का, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। वो जिस्म को खींचती है उसकी मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाकर, एज शोन इन द फिगर नंबर 3.26। हर पॉइंट पे वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर रस्सी कट जाए बहुत सीधी मूव करे, इधर को इधर को अलोंग द टेंजेंट मूव, क्लियर हुआ? दिस पुलिंग फोर्स कंटिन्यूअसली, और ये जो खिंचाव की कुव्वत है ये मुसलसल तब्दील करती है द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत की सिमत को, एंड रिमेन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये रहती है सर्कल के सेंटर की तरफ। दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, जो स्ट्रेट लाइन मोशन को किसमें कन्वर्ट कर देती है। और अगर देखें ये अगर स्ट्रिंग टूट जाए, एक टुकड़ा ये दूसरा पत्थर साथ लेके भाग जाएगा सीधी लाइन में, नहीं फिर ढूंढते फिरोगे। तो इट कीप्स द बॉडी टू मूव इन ए सर्कल। पत्थर ये बचे, स्ट्रिंग के टूटने से क्या खत्म हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गई। सो आपको फोर्स ने जो उसकी डायरेक्शन है मोशन को चेंज करे स्टोन की, so it will not move in the circular track, it will go on the straight path because of its inertia, okay. So it keeps the body, कौन, centripetal force, to move in a circle, कि वो सर्कल में मूव करे। centripetal force always acts perpendicular to the motion of the body। centripetal force हमेशा बॉडी की मोशन के साथ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। centripetal force is a force, centripetal एक फोर्स है, that force एक ऐसी फोर्स है that keeps a body to move in a circle, जो एक बॉडी को रखती है सर्कल में या दायरे में हरकत करते हुए, ठीक है। let us study the centripetal force in following examples। आइए जरा centripetal force का मुताला करते हैं मिन दर्जा ज़ैल मसालों में। फिगर नंबर 3.27
शो द स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, देख रहे हो? अब ए स्ट्रिंग रोटेटिंग इन ए सर्कल, ऐसा ही है जो कि एक सर्कल में रोटेट कर रही। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी किस वजह से फोर्स लगा रही है? टेंशन की वजह से, और टेंशन को फोर्स ये आप लगा रहे हैं इस वजह से, है ना? सो क्या द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो रस्सी की टेंशन है वो मतलूबा या जरूरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो मुहैया करती है ताकि सर्कल में पत्थर रोटेट करे। इट कीप्स द स्टोन, ये रखती है स्टोन को, टू रिमेन कि वो रहे इन द सर्कल में। इफ द स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, अगर रस्सी मजबूत नहीं होगी, एनफ इतनी मजबूत नहीं होगी, टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट ब्रेक्स, वो टूट जाएगी, एंड द स्टोन विल मूव अवे, और पत्थर चला जाएगा दूर अलोंग ए टेंजेंट, एक टेंजेंट की साथ या उसकी सिम्त में, ठीक है, टू द सर्कल एज शोन इन द फिगर नंबर बी। क्लियर हो गया? क्योंकि हर पॉइंट पे वो कोशिश करेगा स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाए, और स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? टेंजेंट, जो कि रेडियस के तहत उस पॉइंट पे कितने डिग्री का बनाएगी? 90 डिग्री। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून जो है, चांद जो है जमीन के गिर्द घूमता है, घूमता नहीं घूमता? अब जमीन खींचती है ना चांद को ग्रेविटी की वजह से, तो जो जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो चांद को सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। अब चांद और जमीन के दमों को रस्सी बंधी हुई है क्या? इसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ ऐसी फोर्सेज होती है जिनको कॉन्टैक्ट की जरूरत है, जैसे मैग्नेट्स हैं, चार्जेस हैं, तो जमीन जो है इसको भी चांद के साथ कोई रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है, ये एक फील्ड फोर्स है, तो ये फील्ड के जरिए से चांद तक पहुंचती है। क्लियर हुआ? सो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो जमीन की कशिश की कुव्वत है वो मुहैया करती है मतलूबा सेंट्रीपिटल फोर्स चांद को, ताकि वो घूमे जमीन के गिर्द। सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेशन क्या है? फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या होता है? लाइन दैट टचेस अ सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट एंड मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस एट दैट पॉइंट। इस रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये? 90। जिस पॉइंट पे वो बॉडी वो लाइन टच करेगी, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आप सर्कल के सेंटर के साथ आप ज्वाइन करेंगे, जो रेडियस है उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करने वाला जो रेडियस है वो टेंजेंट लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, सो जनाब, ए लाइन दैट टचेस, जो टच करे सर्कल को सिर्फ कितने पॉइंट्स पे? एक सिंगल पॉइंट पे, और बस बाकी सारे पॉइंट सर्कल से बाहर हो। फैक्टर्स इफेक्टिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चीजों पर मुनहसिर है, ये तो फिजिक्स का काम है कि जब आपको ये पता चल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स को किन चीजों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप खेलेंगे, नहीं समझ रहे? तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है कितने फैक्टर्स पे? 3। नंबर 1 अच्छा, बात आप गौर से, जब बॉडी का मास ज्यादा होगा, आजी साहब ने छोटा सा पत्थर रस्सी के साथ बांधा और घुमाना शुरू कर दिया, फिर उसको उतारा और ईंट बांधी, तो आजी साहब ईंट को घुमाते हुए फोर्स ज्यादा लगेगी या छोटे पत्थर को? तो मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ बॉडी। क्लियर हो गया? नहीं हो गया। दूसरा, आजिज साहब, अगर तुमने बेटा किसी पत्थर को तेजी से घुमाना, नहीं समझ आया, तो ज्यादा फोर्स चाहिए या आहिस्ता घुमाना ज्यादा फोर्स चाहिए? ज्यादा फोर्स चाहिए। चलो मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक चींटी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, उस पर फोर्स लगा कर उसको सर्कल में घुमाना, ज्यादा फोर्स चाहिए। अच्छा, एक बच्चा 1 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और दूसरा 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, बताओ किसको सेम रेडियस के सर्कल में मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगा? तो वेलोसिटी ज्यादा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या? तो सेंट्रीपिटल फोर्स मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, बात है कौन सा सुन रहे हो? एक बॉडी है
उसका मास m है, वेलोसिटी v है, दोनों चीजें कांस्टेंट है। अगर इसको बड़े सर्कल में घुमाना हो तब फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, या मतलब इसको सर्कल में घुमाने का मतलब है कि उसको जल्दी मोड़ना है। जब सर्कल का रेडियस छोटा होगा तो इसका मतलब हम उसको जल्दी टर्न करें। तो बताओ बड़े सर्कल में घुमाने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा रेडियस का मोड़ काटने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए होती है, छोटे रेडियस का जल्दी टर्न करना बड़े वाले में फोर्स ज्यादा चाहिए। इसमें इसकी डायरेक्शन ज्यादा चेंज होगी, इसमें डायरेक्शन ज्यादा चेंज होगी। छोटे सर्कल में डायरेक्शन, तो फिर यहाँ ज्यादा फोर्स चाहिए। छोटे सर्कल में जब आप एक बॉडी को रोटेट करेंगे तेज मूव करती है बॉडी को, जब बड़े में हो तो थोड़ी थोड़ी लगानी पड़ेगी, थोड़ी फोर्स लगेगी। और जब छोटे सर्कल में तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है ना। शार्प टर्न के लिए गाड़ी को बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। और जब थोड़ा बड़ा मोड़ हो उसमें बी वेयर देयर इज अ शार्प टर्न अहेड, तो फिर कहते हैं जरा स्लो हो जाओ, आगे बहुत खतरनाक मोड़ आ रहा है ना। तो ये खतरनाक मोड़ का मतलब है कि ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए जल्दी टर्न करने के लिए। और बड़ा मोड़ काटने के लिए सेंटीमीटर फोर्स भी होती है, कम चाहिए अभी बात नहीं समझ। तो ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान ले लें तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। ये जी सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला आप अभी नहीं समझे, ये लो सेंटीमीटर फोर्स की अब फॉर्मूले की बात होगी। लेट ए बॉडी ऑफ मास m moves with uniform speed v in a circle of radius r। एक बॉडी है, इसे शक्ल बना देना एक छोटी सी, जिसका मास क्या है m है, बॉडी का मास क्या है, वेलोसिटी v के साथ वो किस में मूव कर रही है, सर्कल ऑफ रेडियस r में मूव कर रही है। क्लियर हो गया, ये लिखा हुआ द एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस्ड बाय द सेंटीमीटर फोर्स। अच्छा ये बताओ जो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर फोर्स लग किस सिम्प में रही है, इस बॉडी पर सेंटीमीटर फोर्स किस सिम्प में लग रही है, इधर को इधर को इधर को किधर को, इधर। सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन क्या है इस बॉडी में, नीचे के सिम्प, इधर इस सिम्प में। अच्छा जी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस फोर्स को सेंटर से प्यार होता है, इस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अल्लाह का वास्ता तुम लोगों को ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री के अंदर बनती है, ये आपको समझ आया। अरे मैंने थोड़ी देर पहले पूरी राम कहानी सुनाई है और समझ आ गई, मैं फिर ये कहता हूँ पता नहीं क्या समझ आई, पता नहीं क्या समझ आया, खाक समझ आया। मैंने कहा सेंटीमीटर फोर्स की, मैं रिकॉर्डिंग पीछे से सुनाऊं बेटा, मैं अपना सवाल पीछे से आपको रिकॉर्डिंग में सुनवाऊंगा एट द लास्ट के सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन क्या। मैंने ये नहीं कहा कि बॉडी किधर को मूव करेगी, बॉडी सर्कल में मूव करेगी, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, बट सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। चले इससे मजेदार एक और चीज पूछता हूं, अगर सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, चलो एफ क्लियर हो गया। चलो जी जरा बताओ सजना बेअली बात किस पे हो रही थी, सेंटीमीटर फोर्स सेंटर अब द सर्कल की तरफ क्यों होती है, तो क्या जवाब दिया था, क्योंकि 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 क्यों, फिर बात उसकी डेफिनेशन ये है, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स वो सेंटर की तरफ होती है। अब मेरा ये है ना, बिकॉज़ इट इज लविंग टू द सेंटर, यू विल हैव टू बाय डेफिनेशन इट लव्स द सेंटर, इट इज सेंटर सीकिंग, इट्स मीनिंग इज दिस। ओके अच्छा ये जरा ये तो बताओ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ क्यों होता है जनाब। अच्छा जमीन वेलोसिटी चेंज नहीं हुई यार, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज होती है, पहला
चलो डायरेक्शन दूसरा, मैग्नीट्यूड, ये पोजीशन नहीं है, इलास्टिक का मैग्नीट्यूड होगा, पोजीशन का भी मैग्नीट्यूड जो कि डिस्टेंस है। और तीसरा दोनों, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। कौन सा रेडियस आ गया यहाँ पे? रेडियस कांस्टेंट रहेगा भाजी, धागे की लाइन चेंज नहीं होती। But the question is this: why the acceleration due to the force of due to the centripetal force is towards the center? क्यों है ये? तो ये यार भाई जीरो नहीं है यार, एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। इलास्टिक की डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं हो रही? मुसलसल हो रही है। तो क्यों जनाब? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमें रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन बताता है, वो कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बाय डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है जनाब। भूल गए? हमेशा याद रखना, जिस सिमत में फोर्स होगी उसी सिमत में जी। नहीं समझ आया शहरोज मियां? समझ आया पुत्र? न्यूटन सेकंड लॉ मेरे बच्चों ये कहता है कि जिस सिमत में उसी सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होगा। जिस सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होगा। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर हो गया बेटा? आप मेरी क्लास में मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सो थिंक अबाउट द फिजिक्स और दूसरी चीजों से बाहर। ठीक है? थिंक अबाउट द फिजिक्स, दिस इज योर टॉपिक। सो जिस सिमत में फोर्स है, फोर्स कहां थी? सेंटर की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी किसकी तरफ? बाय डेफिनेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द नेक्स्ट, यहां तक समझ आ गया? The acceleration AC, that is the centripetal acceleration produced by the centripetal force Fc is given by, ये उसका फार्मूला है। अब आप सोचेंगे AC क्यों आ गया? ये AC v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर क्यों आ गया? तो मैं जरा आपको यहाँ ले चलता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक बात लिखी थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उसका फार्मूला mv स्क्वायर बाय r होता है। जरा गौर करना, Fc बराबर होगा m मल्टीप्लाई v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स बराबर होती है m a के मास की जगह पे कौन है? मास है, और एक्सेलरेशन की जगह पे कौन है? v स्क्वायर बाय r। यही है या नहीं? यही है, बोलो भाई। यही है। सो प्यारे बच्चों, जो AC है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर होगी। फ्रॉम दिस पॉइंट समझ आ नहीं है? उन्होंने डायरेक्ट आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज गिवन बाय Fc इज इक्वल टू m AC, और AC की वैल्यू पुट की v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो बेटा AC की वैल्यू पुट की तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आ गया। इक्वेशन शोज दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड बाय a body moving in a circle depends upon the mass of body, square of its velocity v and the reciprocal, ठीक है, reciprocal of the radius of the circle। क्लियर हो गया? टॉपिक जिसको समझ नहीं आया मुझसे पूछे।